आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हरियाणा में पुलिस की लापरवाही की वजह से क्राइम पनप रहा है और इन आंकड़ों में किस तरह मनीषा भी फंस जाती है सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से। आज हम इन आंकड़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हरियाणा है और इसमें एक जगह है जिसका नाम जिंद है। जब 25 जून 2025 का टाइम था तो यहाँ पर एक साहिल कुमार नाम का आदमी रहता था। तो उसका पड़ोसी अनिल को चाकू से मारकर हत्या कर देता है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है लेकिन इसका कुछ भी तोड़ नहीं हो पाता है। इसी तरह एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे घेर कर लोग मार देते हैं और इस पर भी पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है, ना कि इन पर रोक लगाती है। इसी तरह 20 जून 2025 को वीरेंद्र नाथ नाम का आदमी एक शराब का ठेका चला रहा होता है और उसकी दो लोग आकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस केस में भी पुलिस हमेशा की तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और अभी तक इन हत्याओं पर कोई रोक नहीं लगी। इसके बाद 25 जुलाई 2025 को एक नया केस आ जाता है। एक डॉक्टर को दो अनजान लड़के चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक करके जिनमें में कुल मिलाकर 17 हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस इन पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाती है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगभग 4,45,000 दिखाए जा चुके हैं और ये संख्या 2014 में 3,47,922 थी, जिसमें देश की तरक्की के साथ साथ 31% तक बढ़ोतरी हुई है। और क्राइम रेट प्रति लाख महिलाओं के हिसाब से 56.3 से बढ़कर 66.4 तक पहुंच चुका है। देखिए, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के पास इस क्राइम रेट को कम करने के लिए सख्त कानून है और सच बोलने वाली मीडिया है। और हमारे देश की सरकार के पास है बेटी बचाओ का नारा, जिसमें सरकार ये चेतावनी देती है कि हमारे पास तुम्हारी बेटियों को बचाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद ही अपनी बेटियों को बचाना होगा। लेकिन हम अगर इसी बीच हरियाणा में क्राइम रेट की बात करें तो हालात ज्यादा बुरे सरकार के हिसाब से वहाँ पर भी नहीं है। सिर्फ 188.7 का रेट है और अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 66.4 से ये दुगना है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हरियाणा अभी पीछे है और दिल्ली नंबर 1 पर है, तो दिल्ली वालों को कांग्रेचुलेशन। अब देखिए, अगर हम इन केसों को एक एक करके समझे तो इनमें 31% केस जो है वो क्रूरता के हैं और 19.2% केस किडनैपिंग के आते हैं और इनमें 7% केस रेप के हैं। और इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा 2012 में निर्भया बनी थी, जो कि दिल्ली में फिजियोथेरेपी इंटर्न थी। उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। और जब 2013 में सरकार पर लोगों ने दबाव बनाया इस केस को लेकर, तो सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंड पास किया। लेकिन इतनी सख्ताई के बाद भी ये कहानी रुकती नहीं है। और जब 11 अगस्त 2025 का टाइम था तो हरियाणा के भिवानी जिले में एक गांव है लक्ष्मण ढाणी। वहां पर एक किसान रहता था जिसका नाम था संजय और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी लड़की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी और उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। लेकिन एक दिन वो घर से ये कहकर जाती है कि मुझे घर पर आने में देर हो जाएगी, मैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जब मनीषा को काफी ज्यादा देर हो जाती है तो उसके पापा यानी कि संजय उसके पास कॉल करता है। तो मनीषा एक बार तो कॉल उठा लेती है, लेकिन उसके बाद जब मनीषा को दोबारा काफी ज्यादा टाइम लग जाता है घर पर आने में, तो उसके पापा उसके पास दोबारा कॉल करते हैं तो दोबारा वो कॉल उठाते नहीं है और उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जब संजय को कुछ ठीक नहीं लगता तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें यह कहते हुए भगा देती है कि भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। और आज यही कारण है कि देश में पुलिस वालों को कोई इज्जत नहीं दी जाती है। अगर उसी टाइम पर पुलिस एक्शन लेती और ड्रोन लगाकर मनीषा को ढूंढती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। आज ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से लड़ने के लिए हमारे पास इतने सारे हथियार मौजूद है, लेकिन मनीषा जैसी एक लड़की जब गुमशुदा हो जाती है और उसके पिताजी जब रिपोर्ट लिखाने आते हैं तो उस लड़की को ढूंढने के लिए हमारे पास एक ड्रोन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से मनीषा का शव 13 अगस्त 2025 को एक सिंगानी गांव के खेत में पड़ा हुआ मिलता है। मनीषा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसका गला रहता हुआ था, उसके मुंह पर एसिड डाला हुआ था और उसकी आंखें निकली हुई थी। और जब मनीषा को पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पुलिस बताती है कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है, न कि उसका
मर्डर हुआ है। उसके ऊपर कोई एसिड अटैक नहीं हुआ और उसके बैग से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसके बाद मनीषा की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराई जाती है, जहां से मनीषा कीटनाशक की दवाइयां खरीदती हुई मिलती है। लेकिन अभी तक इन सब बातों का कोई एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये बातें सच है या फिर झूठ है, क्योंकि उसके पास से जो सुसाइड नोट मिला था वो इंग्लिश में था और मनीषा के पिता का साफ साफ कहना था कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग नहीं है। लेकिन मनीषा के पिताजी का मानना ये था कि अगर मनीषा ने आत्महत्या की थी तो उसका गला रेता हुआ क्यों था। अब यहाँ सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि साफ साफ दिख रहा है कि मनीषा का मर्डर हुआ था, नहीं कि वो एक आत्महत्या थी। लेकिन पुलिस फिर भी इसको आत्महत्या बनाने में लग जाती है। फिर उसके बाद लोग पुलिस की लापरवाही को देखते हुए मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और आखिर में यानी कि तीसरी बार मनीषा का एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसमें यह खुलासा होता है कि मनीषा का मर्डर हुआ था, नहीं कि वो एक आत्महत्या थी। और आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, करते क्यों हो हंसी, इन दरिंदों के साथ देते क्यों नहीं इन पुलिस वालों को भी फांसी।